साल 1982 की बात है। ब्रिटेन अपनी धरती से करीब 12,000 किलोमीटर दूर एक युद्ध लड़ने का फैसला करता है। वजह है एक छोटा सा द्वीप, नाम है फॉकलैंड। दक्षिण अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी। इस पर पड़ोसी देश अर्जेंटीना ने हमला करके इसे कब्जा कर लिया है। ब्रिटेन के लिए कठिन निर्णय था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने यह फैसला किया और 28,000 से ज्यादा सैनिकों को भेजकर 10 हफ्ते ये युद्ध लड़ा और अपना कब्जा वापस हासिल किया। ये हुई एक द्वीप की बात। अब मैं आपको एक और द्वीप के बारे में बताता हूं, नाम है कच्चाथीवू। भारत और श्रीलंका की सीमा के बीच हिंद महासागर में स्थित 2 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका, लेकिन सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक तीनों रूपों से काफी अहम है। और यह भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन अब यह श्रीलंका का हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई भूगोल की क्लास तो ले नहीं रहा हूं, फिर आपको इन समुद्रों और द्वीपों के बारे में क्यों बता रहा हूं। वजह है एक विवाद, एक गलती, और उसकी कीमत चुकाता आज का हिंदुस्तान, उसकी कीमत चुकाते आज हम और आप। खबर यह है कि कच्चाथीवू पर हाल ही में तमिल एक्टर थलपति विजय ने एक बयान दिया। तमिल वोटों को लुभाने के चक्कर में विजय ने यह कहा कि हमारे मछुआरों की सुरक्षा के लिए कम से कम अभी तो कच्चाथीवू को श्रीलंका से वापस ले लीजिए। यह बयान दिया गया था 21 अगस्त को। श्रीलंका की तरफ से इसका रिएक्शन आया। पहले श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने यह कहा कि कच्चाथीवू हमेशा श्रीलंका का हिस्सा था और रहेगा, और उसके बाद 2 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके बिना किसी प्लानिंग या सूचना के अचानक इसी कच्चाथीवू द्वीप पर चले जाते हैं। हालांकि श्रीलंका के द्वारा आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि यह विजिट विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए थी, लेकिन राजनीति और विशेषता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रेस रिलीज से ज्यादा महत्व फोटोज का होता है, और इस फोटो का संदेश वही था जो श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था। सबसे पहले यह समझिए कि कच्चाथीवू पर लड़ाई क्यों हो रही है, कोल्ड वॉर क्यों हो रहा है, क्यों भारत के नेता ये कह रहे हैं कि उसे वापस ले लिया जाए, और क्यों श्रीलंका के नेताओं को वहां पर आकर बताना पड़ रहा है कि यह जमीन हमारी है। दरअसल कच्चाथीवू भारत की आखिरी जमीनी सीमा रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर स्थित एक आइलैंड है। यहां कोई इंसान नहीं रहता। इमारत के नाम पर यहां सिर्फ एक चर्च है जो साल में 3 दिनों के लिए खुलता है। यहां श्रीलंका और भारत के ईसाई आते हैं। इतिहास में झांकें तो पता चलता है कि आजादी से पहले यह आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। आजादी के बाद दोनों सरकारें यानी भारत और श्रीलंका इसको लेकर के लड़ते रहे। ये वही समय था जब हमारे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू दुनिया भर में अपनी स्टेट्समैन वाली छवि मेंटेन करने में व्यस्त थे। देश में जहां आचार्य विनोबा भावे जैसे नेता भूदान आंदोलन चला रहे थे, तो नेहरू जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भूदान आंदोलन चला रहे थे। अक्साई चिन को बंजर कहकर उसे चीन देने की मौन सहमति चाचा नेहरू दे ही चुके थे, और इसी कड़ी में उन्होंने कच्चाथीवू को लेकर के भी कमोबेश वही रवैया अपनाया। 2024 लोकसभा चुनावों के समय तमिलनाडु के राजनेता और पूर्व पुलिस अधिकारी अन्नामलाई ने एक आरटीआई लगाई। इसमें सामने आया कि आखिर नेहरू इस कच्चाथीवू आइलैंड को लेकर के क्या सोचते थे। नेहरू को इस आइलैंड को भारत में मिलाने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बड़े दिल वाले प्रधानमंत्री का कहना था कि कच्चाथीवू को श्रीलंका को दे देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, वो इसे एक फर्जी इशू मानते थे। आप अपनी स्क्रीन पर इसका सबूत भी देख रहे होंगे। नेहरू के जीवित रहते हुए हालांकि कच्चाथीवू श्रीलंका को नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी बेटी और बाद में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने उनके सपने को पूरा किया। 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर यह फैसला किया कि यह आइलैंड श्रीलंका को दे दिया जाए। श्रीलंका को भी भरोसा नहीं था कि इंदिरा गांधी इतना जल्दी मान जाएंगी, लेकिन कई विश्लेषक दावा करते हैं कि इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमावा भंडारनायके के बीच अच्छे संबंध थे, और इंदिरा गांधी को लगता था कि इससे उन्हें दक्षिण एशिया के मजबूत नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा। इंदिरा गांधी के समझौते के चलते भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ये जमीन का टुकड़ा श्रीलंका को सौंप दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि तब कच्चाथीवू को श्रीलंका को दिए जाने का समर्थन डीएमके प्रमुख करुणानिधि का भी था, जो तमिलों की सियासत करते थे और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करते थे। उनको भारत सरकार के विदेश सचिव ने तब धन्यवाद भी दिया था।
इंदिरा गांधी ने अपने इस गलत फैसले को यह कहकर सही साबित करने की कोशिश की कि इससे भारत और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत होंगे। आप नक्शे में देखेंगे तो जिस पाल्क स्ट्रेट क्षेत्र में यह द्वीप आता है वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता था। आप सोचिए कि जहां एक और ब्रिटेन अपनी जमीन से 12,000 किलोमीटर दूर एक द्वीप के लिए युद्ध लड़ता है, अमेरिका अपनी जमीन से 11,000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में दुनिया भर का सैन्य साजो सामान रखता है, अपनी तमाम तैयारियां तैयार करता है, तो भारत ने क्या किया? अपने ही तट से कुछ मील दूर एक द्वीप को दूसरे देश को दे दिया। और आप जानते हैं इसका नुकसान क्या हुआ? सबसे पहला नुकसान हुआ इसका रणनीतिक और सामरिक मोर्चे पर। आप समझिए कि समुद्र में स्थित कोई द्वीप सिर्फ जमीन का टुकड़ा भर नहीं होता है, इसका आज के सैन्य मोर्चे में बड़ा महत्व होता है। इस जमीन का इस्तेमाल आप अपनी सेना तैनात करने, पोर्ट बनाने, हवाई पट्टी बनाने या किसी भी तरह का सैन्य बेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उस क्षेत्र में आपकी सैन्य ताकत बढ़ती है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम देश अपनी मुख्य जमीन से हजारों किलोमीटर दूर इन द्वीपों में निवेश रखते हैं और बाकायदा इस पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन नेहरू और इंदिरा ने दूर कहीं बेस बनाना तो छोड़िए, बल्कि जो द्वीप भारतीय सीमा पर था, अपने पास था, उसे ही सौंप दिया। अब खतरा यह है कि अगर श्रीलंका चीन को यह द्वीप दे दे तो उसके जहाज और नौसेना हमारे तटों से कुछ ही मील पर होगी, और चीन का खतरा कितना है यह सब आपको जानना चाहिए। और इसी का डर सालों साल से रक्षा विशेषज्ञ जताते आए हैं। यह सब इसलिए होगा क्योंकि नेहरू और इंदिरा गांधी को इस द्वीप का महत्व नहीं पता था, या पता था तो जानबूझकर नजरअंदाज किया। और जब मैं चीन के खतरे की बात कर रहा हूं तो यह सिर्फ कोई ख्याली पुलाव जैसा कुछ नहीं है। अभी 2021 में जब श्रीलंका ने इसी इलाके के 3 छोटे छोटे द्वीपों को चीन की एक कंपनी को लीज पर दे दिया था, तो कई रिपोर्ट्स में यहां तक दावा होता रहा था कि चीन इन पोर्ट्स का उपयोग, इन इलाकों का उपयोग भारत के खिलाफ निगरानी करने और रडार सिस्टम बनाने के लिए कर रहा था। हालांकि 2022 में भारत सरकार के विरोध की वजह से ये तीनों द्वीपों की लीज कैंसिल हुई और फिर इन्हें एक भारतीय कंपनी को दे दिया गया। लेकिन सोच कर देखिए, अगर कच्चाथीवी द्वीप हमारे पास होता तो हमारे लिए कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता था। लेकिन जो हमारा एडवांटेज हो सकता था, आज उसे हमारी कमजोरी बना दिया गया। भारत को इस इलाके में चीन पहले ही कई चुनौतियां पेश कर रहा है, चाहे भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से बंदरगाह बनाकर उसे घेरना हो, या हम्बनटोटा जैसे पोर्ट्स को कब्जाना। और कच्चाथीवू जाने से भारत को नुकसान सिर्फ रक्षा या सामरिक मोर्चे पर ही नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी हुआ। कच्चाथीवू जाने से भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन छोटा हो गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी देश की सीमा से सटा समुद्र का वो हिस्सा होता है जिसमें आर्थिक गतिविधियां करने की उस देश को पूरी छूट होती है। मछली पकड़ना इस इलाके में मुख्य काम है। यह भारत की सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ होता है। ऐसे में अब तमिलनाडु के मछुआरे कच्चाथीवू के आसपास मछली नहीं पकड़ सकते हैं। यहां तक इसके आसपास जाने पर उनको श्रीलंका की नेवी गिरफ्तार करती है, वहां उन्हें जेलों में वर्षों पड़े रहना पड़ता है और कई बार गोलीबारी का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। और अब इसे वापस लाने की मांग भी हो रही है कई तमिल नेताओं के द्वारा। इन मांगों को उठाने वाले में एक नेता एमके स्टालिन भी शामिल हैं, जिनके पिता कच्चाथीवू को श्रीलंका को दिए जाने के समय चुप थे, या एक तरह की कहें तो मौन सहमति रख रहे थे। 2024 में ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसके लिए एक पत्र भी लिखा, और अप्रैल 2025 में तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से इस द्वीप को वापस लेने और भारत श्रीलंका के समझौते की समीक्षा की मांग की गई। लेकिन अब लकीर पीटने से क्या होता है? अब तो इस ट्रांसफर को 50 साल हो गए और इस ट्रांसफर में तमिल नेता भी शामिल थे। और जब इस तरह के टेरिटोरियल गलतियों की बात हो रही है तो हमें एक और इतिहास याद करना चाहिए, कोको आइलैंड का इतिहास। कोको आइलैंड कच्चाथीवू से भी बहुत बड़ी गलती थी। बंगाल की खाड़ी में मौजूद यह द्वीप समूह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन आजादी के समय जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप समूह पर भारत का दावा ही नहीं पेश किया। दरअसल इसका इतिहास यह था कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश सरकार इस इलाके पर नियंत्रण करती थी, और नियंत्रण वो म्यांमार में भी करते थे। 1882 में उन्होंने इसे म्यांमार के एक बड़े परिवार को लीज पर दे दिया। आजादी के समय भारत के दावा न करने की वजह से यह म्यांमार का हिस्सा बन गया, और 1990 का साल आते आते म्यांमार से इसे चीन ने लिया, वहां अपना रडार स्टेशन स्थापित किया और एक हवाई पट्टी भी बनाई। आज वो यहां से पूरी बंगाल की खाड़ी और भारत के तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखता है। यहां से भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होता है।
जो जगह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती थी, आज भारत के लिए वही सबसे बड़ा खतरा बन बैठी है। भारत की जमीन यूं ही दान करने के नेहरू गांधी परिवार के शगल ने भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां कई मौकों पर खड़ी की है। आज कच्चा थीवू पर हाय तौबा हो रही है, कोको आइलैंड को लेकर के हम हाथ मले जा रहे हैं। यह दिखाता है कि नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों ही प्रधानमंत्रियों में किस स्तर की दूरदर्शिता का अभाव था, और वो ये नहीं समझते थे कि आगे चलकर इस जमीन का हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। उनकी की हुई गलतियों की कीमत आज हिंदुस्तान और हम चुका रहे हैं।